दोस्तों, आप सभी के इस कहानी के 7वें भाग में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों ने इस कहानी की 6वें भाग को अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ कहानी को समझने के लिए पहले 6वें भाग को ज़रूर पढ़ लेना। चलिए कहानी का 7वां चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। आप लोग प्लीज़ कहानी को लाइक कर दें फ्रेंड्स, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट कर दें। ये मैं अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए कह रही हूँ, क्योंकि कहानी के भाग आप लोगों से छूट जाते हैं। चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। पूजा गायत्री से बोली कि किराए के लिए मैनेजर से बात करेगी, और दोनों खाना खाकर सोने लगी। उस छोटे से कमरे में एक सिंगल बेड था जिस पर बबलू सोया, और बाकी तीनों नीचे चटाई के ऊपर चादर बिछाकर सो गई। गायत्री पिंकी को साथ लेकर सो रही थी। सोते टाइम पूजा बोली गायत्री से, दीदी एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? गायत्री ने कहा, हाँ पूछो, तुम कुछ भी पूछ सकती हो। पूजा कहती है, आपके गले में मंगलसूत्र है, पर आपके पति वो कहाँ हैं? पूजा की बात सुन गायत्री एकदम से उठकर बैठ गई। दीदी, अगर मेरी बातों से आपको चोट पहुंची तो मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से मैं कभी आपसे इस बारे में बात नहीं करूंगी। गायत्री कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मेरी कहानी बहुत दर्द भरी है, आज तक किसी से नहीं बताई, आज तुमको बोल रही हूँ। बबलू के पापा इसी शहर में हैं। पूजा कहती है, क्या? अगर आपके पति इसी शहर में हैं तो आप उनके साथ क्यों नहीं? गायत्री कहती है, क्योंकि मुझे चंडीगढ़ आकर पता चला कि वो मेरी किस्मत में नहीं है। पूजा कहती है, दीदी क्या आप अपनी पूरी कहानी मुझे बताएंगी? गायत्री अपनी आँखों में आंसू पोंछते हुए बोली, मैं पटना की हूँ। मम्मी पापा बचपन में ही गुजर गए थे, तो मैं अपने मामा के घर पटना में रहती थी। मामी मुझसे सारा काम करवाती थी। घर के सारे काम के बाद मैं पढ़ाई करती थी। पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। डिस्टेंस में मैंने 12th तक पढ़ाई कर ली। फिर वहीं मामा के घर के पास एक सिलाई दुकान, रहीम चाचा का सिलाई दुकान पर मैं काम करने लगी। सिलाई के साथ साथ मैं उस दुकान के अकाउंट भी देखने लगी। रहीम चाचा की दुकान के बगल में एक कंप्यूटर की दुकान थी। रहीम चाचा के कहने पे मैं उस कंप्यूटर दुकान से कंप्यूटर भी सीख ली। मुझे जो पैसे मिलता था मामा मुझसे सारे ले जाते। ऐसे ही दिन गुजर गए और मैं 24 साल की हो गई। पटना में कुछ गुंडे मुझे रोज़ परेशान करते थे, पर मैं सबको जवाब दे देती थी। मामा मेरी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके घर मेरी सैलरी से चलता था। रहीम चाचा की दुकान के साथ साथ मैं और 2 दुकान का हिसाब भी देख लेती थी। सब मिलाकर 20,000 रुपये हो जाते थे। मेरे ही पैसे से मामी अपनी 2 बड़ी बेटियों की शादी भी कर ली, जबकि वो दोनों मुझसे छोटी थी। रास्ते में जाती थी तो लोग मुझे देखते हुए कहते थे कि देखा, इतनी सुंदर लड़की को घर बिठाकर मामा तो अपनी बेटियों की शादी करवा दी, इस बेचारी का क्या होगा? सब कुछ सुनते हुए मैं चुपचाप अपना काम करती थी। कुछ लड़के तो मुझे रोज़ छेड़ते थे। मेरी खूबसूरती के लिए अभिशाप बन चुका था। लोगों की गंदी निगाहें मुझसे छुपी नहीं थी। एक दिन रहीम चाचा की दुकान पर उनके कंप्यूटर पर सारा हिसाब रख रही थी। तभी रहीम चाचा की एक दोस्त अपने कपड़े देने वहाँ दुकान पर आए। उन्होंने मुझे कंप्यूटर पे काम करते हुए देख मुझे अपना कंस्ट्रक्शन कंपनी में कंप्यूटर पे काम करने के लिए कहा। उनकी कंपनी पटना पे हो रहे एक बहुत बड़े होटल बना रही थी। मुझे सैलरी की ज़रूरत थी तो मैंने हाँ कर दी। एक वीक काम करने के बाद एक दिन मैं अपने काम ख़त्म करके जल्दी जल्दी ऑफिस से बाहर आ रही थी। तभी मैं किसी से टकरा गई। उन्होंने मुझे गिरने से बचा लिया। अपनी बाहों में थाम कर गिरने की वजह से मैंने अपनी आंख बंद कर ली थी। कुछ देर बाद जब मैंने अपनी आंख खोली तो मेरे सामने एक बहुत खूबसूरत नौजवान खड़ा था। मुझे अपनी बाहों में पकड़ते हुए आँखों ही आँखों में हम दोनों ने जैसे बहुत बातें कर ली हो। मुझे ऐसा लगा कि जिस इंसान की मुझे तलाश है ये वही है। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मैं सीधा खड़ी होकर उनको थैंक यू बोल कर वहाँ से आ गई, और पीछे जैसे मैंने बहुत कुछ छोड़ कर आ गई थी।
फिर वैसे ही रोज़ मुझे ऑफ़िस छुट्टी के बाद वो मुझे ऑफ़िस के बाहर मिलते रहे। ना जाने मैं कब उनको अपने दिल में बिठा ली। एक दिन उन्होंने मुझे शादी के लिए पूछा तो मैं उनको बोली कि अपने पेरेंट्स को बोली कि रिश्ता लेकर मेरे मामा के घर आए। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके पापा कभी हमारी शादी के लिए राज़ी नहीं होंगे। फिर उनके कहने पे मैं उनके साथ मंदिर में शादी के लिए राज़ी हो गई। शादी के बाद जब हम मामा के घर मामा मामी का आशीर्वाद के लिए गए तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ बुरा भला सुनाकर घर से निकाल दिया। फिर हम दोनों पटना में घर किराए पर लेकर रहने लगे। 1 साल तक तो सब कुछ ठीक रहा। बबलू का जन्म हुआ पर वो बहुत खुश थे। वो जिस काम के लिए पटना आए थे वो काम भी कंप्लीट होने वाला था। फिर उन्होंने मुझे बोला कि उनको कुछ दिन के लिए चंडीगढ़ में काम है तो वो यहाँ चंडीगढ़ आ गए। उस टाइम पिंकी मेरे पेट में 2 महीने की हुई थी। पटना से आने के टाइम उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए थे जिससे मेरा गुजारा अच्छे से चल रहा था। घर का किराया भी उन्होंने 1 साल का दे दिया था। वो 15 दिन काम का है बोलकर चंडीगढ़ आ गई। ऐसे ही 1 साल हो गया। मैं उनकी इंतज़ार करती रही। मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए। घर का कॉन्ट्रैक्ट भी 1 साल के लिए था। मामा मामी के पास मैं जा नहीं सकती थी और कोई मेरा वहाँ था भी नहीं। अकेली होती तो शायद खुदकुशी कर लेती पर गोद में 2 साल बबलू और 6 महीने की पिंकी को देकर मैं रुक गई। रहीम चाचा से मदद लेकर मैं पटना से यहाँ चंडीगढ़ आ गई। फिर अपना गहना बेचकर मैं इस बस्ती में ये घर किराए पर ली। उनको ढूंढने के लिए मैं रोज़ बच्चों को लेकर बाहर जाने लगी। अपने गुजर के लिए नौकरी भी ढूंढने लगी पर किसी भी ऑफिस में बच्चों को साथ देकर नौकरी नहीं मिली। फिर अपने गुजारे के लिए लोगों के घर बर्तन साफ़ करने लगी। पहले बच्चे को भी अपने साथ लेकर काम करने जाती थी पर उसके बाद बच्चे जब स्कूल जाने लगे तो फिर धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। बाकी तो तुम देख ही रही हो। पूजा गायत्री की बातें सुनकर रो रही थी। वो मन में सोची मैं खुद को बदकिस्मत समझती थी पर मुझसे ज़्यादा दर्द तो इनकी लाइफ में है। आंखों से आंसू साफ करते हुए पूजा बोली, दीदी आपने सब तो बताया पर जिसके लिए चंडीगढ़ आई थी वो मिले या नहीं? गायत्री पूजा के सवाल से चुप हो गई। पूजा फिर से बोली, दीदी बताइए ना क्या आपके पति मिले आपको? गायत्री बोली, पूजा सो जाओ, कल सुबह बच्चों को स्कूल जाना है और तुम्हें अपने काम पर, मुझे भी काम पर जाना है। पूजा फिर से पूछी, दीदी आपको मेरी कसम बताइए ना क्या आपको आपके पति मिले? गायत्री कुछ सोचते हुए कुछ देर चुप रही फिर बोली, मिले भी और नहीं भी। पूजा कहती है, आप क्या बोल रही हो दीदी? मुझे समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ बताइए। यहाँ आने के बाद क्या आपको वो मिले? गायत्री, यहाँ आने के बाद मैं लोगों के घर में काम करने लगी। एक दिन मैं किसी के यहाँ काम कर रही थी तभी उनकी टीवी पे दिखाया कि उनकी शादी किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी के साथ हो रही है। उसके बाद मैं उनके तक जाने की कोशिश भी नहीं की। जब वो खुद मुझे छोड़कर चले आए तो मैं क्यों अपनी फूटी किस्मत लेकर उनकी खुशियों को बर्बाद करने जाऊं? पूजा कहती है कि आपसे शादी करके 2 बच्चे पैदा करके वो फिर से किसी से शादी कर लिए। इतना घटिया कोई कैसे हो सकता है दीदी? और आप अभी तक उनके नाम का मंगलसूत्र अपने गले में डाली हुई हैं। गायत्री कहती है, इसीलिए मैं किसी को अपनी कहानी नहीं बताती। और पूजा, वो घटिया नहीं है। मैं उनके साथ करीब 2 साल तक रही हूँ। उस बीच मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो बुरे या धोखा देने वाले इंसान हैं। हाँ, वो इतने बड़े घर के हैं, ये उन्होंने मुझे ज़रूर छुपाया। मैं तो शुरू से किस्मत की मारी हूँ, इसीलिए किसी से और क्या गिला शिकवा करूँ। अगर ये मंगलसूत्र हटा दूँगी तो जहाँ जहाँ काम करने जाऊँगी वहाँ मुझ पर बुरी नज़र डाली जाएगी। इसीलिए मैं इसे हमेशा पहन कर रखती हूँ। गायत्री पूजा के हाथ की हथेली पकड़कर बोली, अब सो जा। पूजा फिर से गायत्री से पूछी, दीदी क्या नाम है आपके पति का? पूजा के मुंह से ये सवाल सुनकर गायत्री एकदम चुप हो गई।
पूजा फिर आगे बोली, दीदी आप मुझे अगर उनका नाम बताएंगी तो हो सकता है मैं उनसे मिलने में आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। नहीं पूजा, मैं तुम्हें उनका नाम नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से उनकी लाइफ में कोई परेशानी हो। टीवी पे उनकी शादी देखने के बाद मैं समझ गई आगे का सफ़र मुझे अकेले ही तय करना है। कुछ तो बात ज़रूर होगी पूजा जो मुझे भूल गई। पूजा बोली, दीदी एक बात बताऊँ। गायत्री उसकी ओर देखने लगी तो पूजा बोली, आप बहुत हिम्मत वाली हो दीदी, आप सच में अबला बेचारी औरत के लिए आदर्श हैं। मैं बहुत खुश हूँ दीदी कि मुझे आपका साथ मिला। गायत्री बोली, तुम मुझसे भी ज़्यादा हिम्मत वाली हो पूजा। जो तुम्हारे साथ हुआ वो भी बहुत बड़ा हादसा था, लेकिन तुम भी हिम्मत नहीं हारी और देखो इस अनजान शहर में आकर पहले तुमने बबलू की जान बचाई, फिर अपने लिए नौकरी भी ढूंढ ली। पूजा भी 15 दिन पहले जो जो उसके साथ हुआ सोचने लगी। पूजा को खोए हुए देख गायत्री बोली, पूजा एक बात पूछूं। पूजा अपनी पूरी कहानी पहले ही गायत्री को बता चुकी थी। पूजा कहती है गायत्री कहती है, तुम्हें एक बार सबसे मिलना चाहिए और तुम्हारे साथ उस दिन क्या हुआ था सबको बताना चाहिए। पूजा कहती है, नहीं दीदी, मुझे वहाँ वापस नहीं जाना है। सब लोग कैसे मुझे इतनी आसानी से सिर्फ एक चिट्ठी के आधार पर गलत सोच लिए, यहाँ तक मेरे मामा जी भी। गायत्री कहती है, अगर मुझे लोगों की समझ है और तुम अपने बारे में मुझे जो सच बताई हो तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान है जो तुम्हें बहुत अच्छे से समझता है। पूजा गायत्री की ओर देखी और बोली, वहाँ कोई नहीं जो मुझे समझेगा। गायत्री आगे बोली, नहीं पूजा, एक इंसान है जो तुम्हें तुमसे ज़्यादा समझता है शायद। पूजा गायत्री को देखने लगी तो गायत्री बोली, वो इंसान है प्रेम। प्रेम तुमसे बहुत प्यार करता है, शायद इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर यहाँ से दूर चला गया। वो तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख पाता। पूजा खोई हुई कुछ सोचने लगी। गायत्री कहती है, अच्छा सुनो, अब सो जाओ और कुछ मत सोचो, क्योंकि किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। बोलकर गायत्री चादर ओढ़ कर सो गई। दिसंबर का महीना था तो ठंडी बहुत थी। गायत्री आँख तो बंद कर ली पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। गायत्री के मुंह से प्रेम के बारे में सुनकर पूजा को प्रेम के साथ वो पल याद आने लगा जब डलहौजी पर प्रेम नसीमी पूजा के कमरे में आकर उससे जो जो कहा था और उसके बाद उसे बोल कर चला गया कि कभी भी उसके सामने नहीं आएगा। पूजा प्रेम की आंखों में प्यार बहुत पहले से ही देख चुकी और उस रात उसे यकीन भी हो गया था कि प्रेम उसे कितना चाहता है। लेकिन हनी के साथ रिश्ता पक्का हो गया था, इसीलिए पूजा हनी को अपना किस्मत समझ के प्रेम को अपने से दूर कर दी थी। अपनी आंखों से आंसू साफ कहते हुए पूजा सोची, मेरी किस्मत तो इतनी बुरी है कि मुझे सच्चे प्यार या साथी कभी मिल नहीं सकता। ऐसा ही सोचते सोचते पूजा सो गई। ऑस्ट्रेलिया प्रेम एयरपोर्ट पे फ्लाइट का वेट कर रहा था और 1 घंटा हो गया था। वो बेचैन था इंडिया आने के लिए। हनी और मिनी का 4 दिन बाद का टिकट हुआ था। हनी प्रेम को एयरपोर्ट छोड़ने आया था। हनी प्रेम के गले लगते हुए बोला, तू बिल्कुल टेंशन ना लो, पूजा जल्दी ही मिल जाएगी। 4 दिन बाद मैं भी आ जाऊंगा। कमिश्नर सर से बात हो चुकी है, वो अपनी टीम को पूजा जी को ढूंढने के लिए लगा दिए हैं। देखना कुछ दिन बाद तुम भी घोड़ी चढ़ोगी। प्रेम आंखों में नमी और होठों पे हल्की स्माइल लेकर हनी की ओर देखकर कहा, तो सच में मेरा सच्चा यार है। बस दुआ कर कि पूजा सही हो और वो मुझे जल्दी ही मिल जाए। बहुत मुश्किल से रात को पूजा और गायत्री की आंखों में नींद आई। दूसरे दिन सुबह पूजा 5 बजे उठकर बाहर सप्लाई पानी भरने चली गई।
इस बस्ती में 4 नल थे जहाँ सुबह 5:10 तक सप्लाई आता था। गात्री भी उठ के 2 बाल्टी साथ लेकर बाहर चली गई पानी भरने। जल्दी अगर पानी भरने नहीं चाहिए तो बाद में बहुत बड़ी लंबी लाइन लग जाती थी वहाँ। गात्री पहले भी सुबह 5 बजे जाकर पानी भर लेती थी, लेकिन जब से पूजा आई है तो उसको बहुत मदद मिल जाती है। दोनों जल्दी जल्दी जाकर पानी भर लेती हैं। वो घर में रसोई के लिए और बाथरूम में रख लेते हैं, नहा धोने के लिए पानी रख लेते हैं। पूजा गात्री से बोली, दीदी आप बबलू और पिंकी को उठाकर रेडी कर दीजिए स्कूल के लिए, तब तक मैं नाश्ता बना लेती हूँ। गात्री उसके पास आकर हल्की स्माइल के साथ उसके गाल को छूकर बोली, पता नहीं पूजा कौन से जन्म का रिश्ता है तेरे साथ जो तुम मेरे लिए इतना कर रही हो। पूजा बोली, दीदी पिछले जन्म का तो पता नहीं, पर इस जन्म में आप मेरी बड़ी बहन हैं, समझी आप। अभी जल्दी जाइए नहीं तो मुझे लेट हो जाएगा होटल जाने में। गात्री पिंकी और बबलू को तैयार करने लगी स्कूल के लिए और पूजा नाश्ता बना ली सबके लिए। पूजा जब गुरदासपुर से आई थी तो साथ में अपने लिए कुछ कपड़े नहीं लाई थी। उसके पास पहले का पहने हुए एक गले में चैन और एक अंगूठी थी। उसी को बेच के उसने अपने लिए कुछ कपड़े खरीदे थे और कुछ पैसे पास रखे थे। एक क्रीम कलर का पटियाला सलवार सूट पहने उसके ऊपर अपना स्वेटर डालकर सिर दुपट्टे को अच्छे से कवर करके अपना बैग उठाते हुए वो गात्री से बोली, दीदी मैं काम पे जा रही हूँ। गात्री कहती है, ठीक है पूजा आराम से जाना। पूजा बाय बोलकर वहाँ से निकल गई। होटल में पहुँची तो होटल के मैनेजर उससे बोली, आप आ गई मिस पूजा, 1 बजे रणविजय सर आ जाएंगे। 10 बजे रणविजय सर आ जाएंगे, तब तक आप अपनी यूनिफॉर्म पहन लीजिए, फिर उनके ऑफिस पर उनसे मिलना है। पूजा जी सर बोलकर स्टाफ रूम में चली गई। स्टाफ रूम पर जाकर पूजा देखी तो मोनिका और शिखा दोनों सिगरेट पी रही थी। तो धुएं में वो लेडीज़ स्टाफ रूम भर गया था। शिखा भी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से थी। मोनिका की खास चमची थी वो। पूजा जैसे ही अंदर गई तो उसको बहुत खांसी आने लगी, लेकिन वो बिना किसी को कुछ कहे लॉकर ओपन करके अपना बैग रखी और अपना यूनिफॉर्म निकाल कर पहनने लगी। मोनिका पूजा को देख उसको सुनाती हुई शिखा से बोली, शिखा आजकल नई लड़कियां आकर सोचती हैं कि हमसे पंगा ले लेंगी और वो सब मुझे जानती नहीं है, मैं हूँ क्या। शिखा कहती है, मैं जानती हूँ मोनिका मैडम, आप तो रणविजय सर के मामा के दूर के रिश्तेदार में से हैं। हाँ शिखा तुमको तो पता है, बस आज सबको बताना पड़ेगा, मैं इस होटल की मालकिन की रिलेटिव में आती हूँ। मोनिका बोली, असल में मोनिका रणविजय के मामा जी के ड्राइवर की बेटी थी, पर यहाँ सब उसको रणविजय की मम्मी की रिलेटिव बताती थी। पूजा मोनिका का सारी बात सुन रही थी, पर उसने बिना कुछ कहे अपना ड्रेस पहन कर बालों में एक सिंपल सा रिबन बैंड लगाई और हल्की सी लिपस्टिक और माथे पे एक ब्लैक कलर की छोटी सी बिंदी लगाकर बाहर जाने लगी। तभी मोनिका मुंह से धुआं निकाल कर उसके सामने आ गई। पूजा खांसते हुए अपने हाथों से अपने फेस के सामने से धुएं को हटाने की कोशिश की। तभी मोनिका बोली, कहाँ जा रही हो। पूजा कहती है, मोनिका मैडम मैनेजर सर बोले हैं। आगे कुछ और कह पाती उससे पहले मोनिका बोल पड़ी, सुनो नाम क्या है तुम्हारा। हाँ पूजा, तुम कहाँ क्या काम करोगी ये मैं डिसाइड करूँगी, अभी तुम जाओ वो 2nd फ्लोर पे रूम नंबर 204 का रूम साफ़ करके आओ। मोनिका मैडम वो मुझे। पूजा बोली तो मोनिका चिल्लाते हुए बोली, सुना नहीं तुमने, जाओ। पूजा कहती है, जी मैडम कहकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद मोनिका और शिखा दोनों हंसते हुए हाई फाई की। 10 बज गया था तो रणविजय मैनेजर को कॉल करके अपने कैबिन में बुलाया। मैनेजर को देखकर रणविजय बोला, कहाँ है वो न्यू एम्प्लॉई जो कल रात को फ्रंट डेस्क पर थी। मैनेजर बात को
एडजस्ट कहते हुए बोला, सर वो अभी कुछ काम में है, मैं उनको इन्फॉर्म कर दिया हूँ, अभी आती ही होंगी। रणविजय कहता है, ठीक है, जल्दी उनको यहाँ बुलाओ। ओके सर बोल कर वो वहाँ से बाहर आ गया। काफ़ी देर वेट करने के बाद भी जब पूजा नहीं आई तो उसने स्टाफ रूम के बाहर जाकर डोर नॉक किया तो शिखा अंदर से डोर ओपन करके सामने मैनेजर को देखकर हैरान हो गई। शिखा डरते हुए बोली, सर आप यहाँ, कुछ काम था? मैनेजर को उसके मुंह से सिगरेट की स्मेल आ रही थी, लेकिन वो उस बारे में कुछ नहीं कहा और पूछा, मिस पूजा कहाँ है? शिखा कुछ कहती उससे पहले मोनिका आकर बोली, हमें नहीं पता वो कहाँ है। मैनेजर गुस्से में, यहीं तो आई थी यूनिफॉर्म पहनने के लिए, फिर कहाँ गई? मोनिका अपना कंधा उछला कर बोली, क्या पता कहाँ है, यहाँ तो वो कब का निकल गई है, पता नहीं किसी गेस्ट के साथ उनके रूम पर। कुछ आगे कुछ कह पाती मैनेजर उसे बोला, अपनी बकवास अपने पास रखो, बोलकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मोनिका कुटिल स्माइल के साथ बोली, ये मैनेजर लगता है पूजा के ऊपर लट्टू हो गया है, तभी तो उसके बारे में कुछ नहीं सुन पाया। शिखा कहती है, वैसे मोनिका मैडम मैं एक बात बोलूँ, वो पूजा दिखने में काफ़ी सुंदर है ना? मोनिका शिखा की ओर गुस्से से देखती हुई बोली, जाओ अपना काम करो। पूजा रूम नंबर 204 का हाउस कीपिंग कर रही थी, तभी उस रूम की इंटरकॉम पे फ़ोन आया। उस रूम के गेस्ट अभी बाहर गए थे घूमने के लिए, तो पूजा फ़ोन उठाई। उधर से मैनेजर थोड़ा कड़क आवाज़ में बोला, मिस पूजा आपको बोला था ना आपको रणविजय सर की कैबिन में मिलने के लिए। पूजा कहती है, सर वो मुझे मोनिका मैडम यहाँ भेजी इस रूम की साफ़ सफाई करने के लिए। मैनेजर को अब समझ में आ गया था कि ये सब मोनिका ने किया है, और पूछने भी बताया था कि पता नहीं पूजा कहाँ है। मैनेजर अपना गुस्सा थोड़ा कम करते हुए बोला, अच्छा अभी आप वहाँ से आ जाइए, आपको सर बुलाए हैं, मैं दूसरे स्टाफ को भेजता हूँ उस रूम में। पूजा जी सर आती हूँ बोलकर फ़ोन रख दी। पूजा नीचे आ गई तो मैनेजर पूजा को साथ लेकर रणविजय के ऑफिस कैबिन के बाहर खड़ा होकर बोला, सर मैं आए? रणविजय यस कम बोला। मैनेजर के पीछे पूजा अंदर आ रही थी। रणविजय की नज़र जैसे ही पूजा के ऊपर गई तो वो उसे देखता ही रह गया। ब्लैक और ग्रे कॉम्बिनेशन की साड़ी, जो होटल के हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट का यूनिफॉर्म है, वो साड़ी में पूजा कमाल की सुंदर लग रही थी। रणविजय पूजा को देखा, वो अपने लंबे बालों को पीछे करके रिबन में बांधी थी, माथे पे काली छोटी बिंदी, एक वाइट स्टोन वाली छोटी सी नोज रिंग जो उसकी छोटी सी चेहरे पे बेहद खूबसूरत लग रही थी, कानों में 2 छोटे छोटे झुमके। रणविजय पूजा को देखकर कहीं खो सा गया था। मैनेजर कहता है, सर ये मिस पूजा हैं, आप यहाँ नहीं थे, हमारी हाउस कीपिंग स्टाफ ने काम छोड़ दिया तो आपके बिहाफ में मैंने उनको हायर कर लिया था, आप चाहें तो इनका दोबारा इंटरव्यू ले सकती हैं। रणविजय कहता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कल इनका काम ऑलरेडी देख चुका हूँ। फिर कुछ सोचते हुए बोला, मिस पूजा? पूजा कहती है, जी सर। रणविजय कहता है, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है? पूजा कहती है, सर मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश में की हूँ। रणविजय कहता है, ठीक है आप जा सकती हैं। पूजा ये सोचते हुए वहाँ से निकली तो कुछ बोली ही नहीं, मैं अवे ही डर रही थी। मैनेजर भी सेम सोच रहा था। तभी रणविजय मैनेजर को बोला, ये लड़की टैलेंटेड मालूम होती है, इसके लिए कोई दूसरी डिपार्टमेंट में पोस्ट देखो। फिर कुछ सोचते हुए बोला, हमारे होटल के इवेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में मिस पूजा को डिप्लॉय कर दो। वो इंग्लिश में मास्टर की हैं, तो हमारे यहाँ जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टी या मैरिज फंक्शन होंगी वो अच्छे से हैंडल कर पाएंगी। मैनेजर कहता है, सर इवेंट डिपार्टमेंट की हेड तो मिस प्राची हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। रणविजय कहता है, ओके आप प्राची से बात कर लो। मिस पूजा टैलेंटेड की साथ साथ काफ़ी ट्रेडिशनल भी लगती हैं। इवेंट डिपार्टमेंट में इनके होने से हमारे होटल को काफ़ी फ़ायदा होगा। मैनेजर ओके सर बोल कर चला गया। मैनेजर के जाने के बाद रणविजय सोचने लगा, हमारे होटल का यूनिफॉर्म इतना ब्यूटीफुल है, आज पहली बार पता चला। फिर स्माइल कहते हुए अपना काम करने लगा।
इवनिंग हो चुकी थी। पूजा की ड्यूटी भी ख़त्म होने वाली थी, पर अभी तक वो एडवांस के बारे में मैनेजर से कोई भी बात नहीं कर पाई थी। जब वो घर जाने के लिए यूनिफॉर्म चेंज करके अपनी ड्रेस पहनकर होटल से बाहर आई तो मैनेजर उसे होटल के एंट्रेंस पर ही मिल गया। मैनेजर को देखते ही पूजा थोड़ा घबराती हुई उसके पास जाकर बोली, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैनेजर कहता है, हाँ पूजा बोलो क्या बात है। पूजा कहती है, सर क्या मुझे 1 महीने की सैलरी एडवांस में मिल सकती है। मैनेजर उसकी तरफ देखते हुए बोला, पूजा अभी तुम्हारी प्रोबेशनल पीरियड चल रहा है और जब तक आपकी जॉब कंफर्म नहीं हो जाती मैं आपको एडवांस में सैलरी नहीं दे सकता। प्लीज़ मुझे बुरा मत सोचिएगा, ये हमारी होटल पॉलिसी के बाहर है और रूल के बाहर जाकर आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। पूजा मैनेजर की बातों से उदास हो गई, फिर उसी उदासी के साथ बोली, ठीक है सर कोई बात नहीं, मैं आती हूँ। बाय बोल कर जाने लगी, तभी एक गंभीर आवाज़ पीछे से आई। मैनेजर कहता है, मिस पूजा को इनकी 2 महीने की एडवांस अभी दे दीजिए। ये आवाज़ रणविजय की थी, जो पूजा और मैनेजर की सारी बात सुन लिया था। पूजा उस तरफ देखी जहाँ से आवाज़ आई थी तो रणविजय को देख चौंक गया। वो कभी नहीं सोची थी कि इस होटल के ऑनर इतने अच्छे इंसान होंगे। मैनेजर जी सर बोल कर पूजा से बोला, मिस पूजा आप मेरे साथ आइए और सिग्नेचर करके अपनी एडवांस सैलरी ले लीजिए। पूजा को सोते हुए रणविजय की ओर देख कर बोली, थैंक यू सर, और मैनेजर के साथ पैसा लेने चली गई। रणविजय उसे देख कर थोड़ा स्माइल करते हुए होटल से बाहर चला गया। जब ये सब हो रहा था तो थोड़ी दूर पे खड़ी शिखा ये सब देख हैरान थी। सबके जाने के बाद वो अपने गाल को अपने ही हाथों से थपथपाते हुए बोली, ये सच है क्या, या मैंने अपने हाथों से थपथपाते हुए बोली, ये सच है या मैंने कोई सपना देखा। OMG, ये बात तो मोनिका मैडम को बताना होगा अभी। पूजा अपनी एडवांस सैलरी लेकर गायत्री के घर पहुंची तो गायत्री रात के खाने की तैयारी कर रही थी। पूजा खुशी से गायत्री के करीब जाकर बैठ गई और उनके हाथों में 30,000 रुपये रख दी और बोली, दीदी कल आप इस घर के मालिक को उसके किराए दे देना और जो पैसे बचे उससे आप अपने लिए और बच्चों के लिए जो चाहे ले लेना। गायत्री हैरानी से पूजा को देख रही थी। गायत्री को ऐसे देखते हुए देख पूजा बोली, क्या दीदी ऐसे क्या देख रही हो, चोरी करके नहीं लाई हूँ, एडवांस सैलरी मिली है 2 महीने की, तो वही है ये। गायत्री कहती है, अच्छा फिर 2 महीने तो कैसे काम चलाएगी, ऑटो से आना जाना, तेरा और भी खर्चा होगा, तो ये पैसे रख, मुझे भी कुछ दिन बाद पैसे मिल जाएंगे तो मैं किराया दे दूँगी। पूजा कहती है, दीदी मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे रख दी हूँ और ये घर के किराए के लिए है, तो आप प्लीज़ इसे रख लीजिए। पूजा के फोर्स करने पे गायत्री ने आँखों से पूजा के सिर पे हाथ फेरी और वो पैसे ले गए। दीवार में टंगी हुई एक छोटे से मंदिर पर राधा कृष्ण की मूर्ति के नीचे रख दी। पूजा ये देखती हुई स्माइल करने लगी और गायत्री से पूछी, दीदी क्या सब्जी बनाना है मुझे बताइए, मैं कह देती हूँ। गायत्री कहती है, तू जाकर कपड़े चेंज कर ली, इन दोनों की पढ़ाई देख ली, खाना मैं बना दूँगी। पूजा कहती है, जो हुक्म सरकार, और हंसती। अमृतसर प्रेम अमृतसर पहुंचा तो राजीव जी उसे एयरपोर्ट से घर लेकर आए। रीमा जी और प्रेम की दादी दोनों राह तक रही थी। प्रेम जाकर अपनी मम्मी के गले लग गया। रीमा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। शारदा जी के पास प्रेम गया तो शारदा जी आंखों में आंसू और चेहरे पे गुस्सा लिए हुए बोली, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, तूने जाने से पहले मुझसे एक बार मिलना तो क्या, बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। प्रेम अपनी दादी के पैरों के पास बैठकर कान पकड़ते हुए बोला, सॉरी दादी माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि मैं तो आगे कभी आपसे दूर जाऊंगा ही नहीं, आपके साथ ही रहूँगा। अगर जाना होगा तो आपको साथ लेकर जाऊंगा। फिर वो अपनी दादी की आंसू साफ कहते हुए बोला, अब तो स्माइल कर दीजिए माय स्वीट ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड।
दादी थोड़ी सी मुस्कुरा कर बोली, चल झूठा कहीं का, जाकर फिर सो जा, फिर साथ खाना खाते हैं। ठीक है दादी बोल गए। प्रेम अपने रूम में चला गया। वो फ्रेश होने के बाद अपने कपड़े चेंज करके बाहर नीचे आ रहा था कि तभी रीमा जी अपने हाथों में खाने की ट्रे लेकर उसके रूम में आई। प्रेम कहता है, मम्मी आप यहाँ क्यों आ गई? मैं नीचे आ रहा था सबके साथ बैठकर खाना खाने के लिए। रीमा जिसकी ओर देखते हुए बोली, नहीं बेटा तो सफ़र से थक गया होगा, इसीलिए मैं तेरे लिए यहाँ खाना लेकर आ गई, और फिर मुझे तुझसे कुछ बात भी करनी है। प्रेम उनकी ओर देख कर बोला, ठीक है मम्मी, चलिए फिर अपने हाथों से ही आज मुझे खाना खिला दीजिए। बोलते हुए प्रेम उनको बिस्तर पर बिठाया और खुद उनके साइड में बैठकर मुंह खोलते हुए बोला, खिलाइए मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। रीमा जी रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर उसमें सब्जी मिलाकर प्रेम के मुंह में दी। प्रेम बहुत खुशी से उनके हाथों से निवाला खाते हुए हल्की स्माइल कर दिया तो रीमा जी की आंखों के कोनों से थोड़ा सा आंसू छलक कर बाहर आ गया। जब प्रेम ने अपनी मम्मी की आंखों में आंसू देखा तो उनकी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोला, मम्मी अभी तो मैं आ गया हूँ, फिर भी आपकी आंखों में आंसू। रीमा जी कहती हैं, नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं जो तुम्हें देख कर बाहर आ गए पूरा खाना खिलाने के बाद। रीमा जी टीसू से प्रेम के मुंह को साफ कर दी, फिर जाने के लिए खड़ी हुई। रीमा जी दरवाजे के पास जाकर रुकते हुए पीछे मुड़कर बोली, प्रेम। प्रेम भी जवाब देते हुए बोला, हाँ मम्मी बोलिए। रीमा जी कहती हैं, तो पूजा के लिए यहाँ वापस आया है ना? प्रेम उनको हैरानी से देखता रह गया तो रीमा जी फिर से उसके करीब आकर उसके गाल पे हाथ रख कर बोली, मुझे पता था बेटा कि तू गया भी उसी के लिए था और आया भी उसी के लिए है। तेरी आंखों में मैंने उसके लिए वो एहसास बहुत पहले ही देख चुकी थी। प्रेम कहता है, मम्मी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं पूजा के बारे में? रीमा जी कहती हैं, तो बात कहता तो तुझे बताती ना, तूने तो यहाँ से जाने के बाद बात करना ही छोड़ दिया था। जब भी फ़ोन कहती थी तो एक दो बात करने की अपनी ओर से फ़ोन काट देता था, तो मैं कैसे बताती तुझको? फिर अपनी आँखों से बहते हुए आंसुओं को साफ करते हुए बोली, चल अब तू आ गया ना, जल्दी से पूजा को ले आ मेरी बहू बनाकर। प्रेम उनके गालों को दोनों हाथ से पकड़कर बोला, मेरी प्यारी सी मम्मी, जैसी आपकी मर्जी, अब सो जाओ, गुड नाइट। बोल कर रीमा जी वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद प्रेम बेड पे लेट गया, फिर अपनी मोबाइल पर पूजा की फ़ोटो ओपन करके देखने लगा। ये वो फ़ोटो थी जब पूजा खजार पर बर्फ़ की वादियों की तरफ देखकर हल्की सी स्माइल कर रही थी, और प्रेम सबसे छुप कर उसकी ये फ़ोटो क्लिक किया था। जब से वो इंडिया से गया था तब से उसने ये फ़ोटो एक बार भी नहीं देखा था, लेकिन लास्ट 2 दिन से उसने कम से कम 1000 बार तो इसे ओपन करके देख चुका था। यहाँ तक जब फ्लाइट में था तब एक 60 साल की औरत उसके साथ बैठी थी और प्रेम को पूजा की तस्वीर देखते हुए बोली, कुड़ी बहुत सुंदर है। प्रेम उनकी ओर देख कर बोला, जी आंटी, सी इज़ माई लव। वो औरत बोली थी, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। उनकी इस बात के बाद प्रेम उनको सिर्फ थैंक यू आंटी बोला था। प्रेम उस फोटो को अपने होठों के पास लाकर किस करने वाला था, अचानक अपने होठों से कुछ दूरी पे मोबाइल रख कर पूजा के फ़ोटो को देखते हुए बोला, ऐसे नहीं, अब ये सब जब होगा तुम्हारी मर्जी से। फिर स्माइल कहते हुए उस फोटो के साथ मोबाइल को अपने सीने के ऊपर रख कर सो गया। दूसरे दिन सुबह प्रेम जल्दी से उठकर अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मैं गुरदासपुर जा रहा हूँ, लेकिन आप घर में और किसी को बताइएगा मत। रीमा जी से बोलकर प्रेम गुरदासपुर के लिए निकल गया। दोस्तों, कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे करती हूँ। चलिए मिलती हूँ कहानी के अगली चैप्टर के साथ। आप लोग अगर यहाँ से जा रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से कहानी को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।